हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेटरी मोशन में निम्न में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है? तो इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम। इसी सवाल को एग्जामिनर एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। वो कहेगा केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है? तो अगेन आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग आपका डायमेंशनल फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T⁻⁻1। ये कोणीय संवेग का विमा होता है और यही हमारा प्लांक नियतांक की भी विमा होती है, इसलिए इसको याद रखना। अब यहाँ पे मैंने लिखा केपलर। कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे किरचॉफ, जो आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाए तो आवेश संरक्षण पे, चार्ज कंजर्वेशन पे। द्वितीय नियम पूछा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट वाला जिसमें पूछा गया है ग्रहों की गति में क्या कंजर्व रहता है। सिमिलर क्वेश्चन बनेगा, कहेगा किरचॉफ का सेकंड नियम किसके कंजर्वेशन पे कार्य करता है? तो एनर्जी। और किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाए तो चार्ज, आवेश संरक्षण पे। ठीक है। अब जैसे बात करें आपका लेंज। लेंज ऐसा नाम है जो आपने सुना होगा, और एयरफोर्स और नेवी में ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। आपसे कहा जाएगा कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है? तो लेंज का नियम भी हमारा जो इंड्यूस्ड करंट का ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। अब यहाँ पे रेखीय ऊर्जा लिखा हुआ है, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि रॉकेट किसके प्रिंसिपल पे कार्य करता है? जो रॉकेट होता है वो रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे कार्य करता है, रेखीय संवेग के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। अब ये कुछ लॉ हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं, जैसे थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, बीन का नियम, स्टीफन का नियम। तो ये कुछ नियम है, इनका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी तल से पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ पे है वो इतना है। अगर एक प्लेनेट है जिसकी रेडियस अर्थ से डबल है और मीन डेंसिटी वो अर्थ के इक्वल है, तो उस प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी का मान क्या होगा? ये सवाल यूनिक इसलिए है क्योंकि पलायन वेग का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो वो होता है 2gm/r। तो लेकिन आप याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर माध्य घनत्व का सवाल में जिक्र किया जाएगा तो पलायन वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के। ठीक है, मैंने आपको मिनिमाइज करके ये बात बता दी क्योंकि आप याद रख पाओ, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। लेकिन आपको ये भी अभी बता रहा हूँ कि ये कैसे आया। फिलहाल के लिए समझना है कि जिस अनुपात में रेडियस बढ़ी है उसी अनुपात में पलायन वेग बढ़ जाएगा अगर मीन डेंसिटी का जिक्र होगा। मतलब रेडियस हमारी डबल करी गई है, कह रहा है ना, त्रिज्या 2 गुनी करी, तो हमारा पलायन वेग भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कि 11 का 2 गुना होता है 22 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये सवाल आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। अब सर ये कैसे हो गया ये तो समझ लो। ठीक है, तो हमने देखा पलायन वेग का फॉर्मूला होता है 2gm/r। और सवाल में जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसका जिक्र करना जरूरी होता है। अगर हम मास को रिप्लेस करेंगे किससे? मास को रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ और डेंसिटी हमने रो मान लिया। तो अब यहाँ से देखेंगे एक आर से एक आर कट गया, आर स्क्वायर बचा होगा और वो अंडर रूट से बाहर आएगा। तो फाइनली जो है एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के, इसलिए वो 2 गुना हुआ था तो एस्केप वेलोसिटी भी डबल हुआ था। अब सिंपली अगर ऐसे सवाल आ जाए, एक सवाल आ जाए जिसमें कह दे कि पृथ्वी पे एस्केप वेलोसिटी वी है, अर्थ का ई है, और किसी प्लेनेट पे जो रेडियस है वो भी डबल है और उसका मास भी डबल है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो आप उस यहाँ पे सिंपली उसी फॉर्मूले से कर देंगे, मास भी डबल है, रेडियस भी डबल है, तो वहाँ उस प्लेनेट पे भी एस्केप वेलोसिटी वी ही रहेगा। और अगर डेटा दिया होता तो 11 होता तो फिर 11 ही आंसर हो जाता। लेकिन ये सवाल अगर माध्य घनत्व वाला सवाल है, समझ लेना वो सवाल जो है स्पेशल है और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के। अगर आप एयरफोर्स ग्रुप XY की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लक्ष्य बेलगांव बैच। इस बैच में एनरोल करके आप फुल प्रिपरेशन कर सकते हो, जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ये उसके रेस्पेक्टिव प्राइस हैं, कितने महीने का आप लेते हो। हमारा जब रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऑल्सो अगर आप NDA की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो संकल्प NDA 2 ये बैच स्टार्ट हुआ है 25 अप्रैल से। ये 6 मंथ का डिटेल कोर्स है, इसके लिए भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और सारी डिटेल्स आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर इन बैच के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। SHM करते हुए किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एक्सेलरेशन पाई² कर लेना, पाई² / 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा?
देखो इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसे स्टैटिक और यूनिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इनको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो इन वीडियोज़ को। मैं तो कहता हूँ आप एक छोटी सी पतली नोटबुक बना लो, मार्केट से 20 रुपए की लेके आओ, और उसमें केवल लक्ष्य एयरफोर्स के जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो प्रैक्टिस, उनको लिखते चलो। और एग्जाम से पहले आप उनको एक बार 1-2 घंटे में पेज पलट पलट के देख के जाना, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और इसके कंपैरिजन ही नहीं है कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब एसएचएम से 2 न्यूमेरिकल बनने के चांस हैं, दोनों ही यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। अगर आपको महत्तम मैक्सिमम जो है वो अलग क्वेश्चन है, इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा त्वरण का फॉर्मूला सिंपली लगा देना है ओमेगा स्क्वायर और विस्थापन, यानी कि अगर हम त्वरण का और विस्थापन का रेशियो लिखेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। यानी कि ओमेगा का जो मान आएगा वो अंडर रूट हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण बटे विस्थापन। ये तो हो गई इस सवाल की बात। यानी कि त्वरण कितना है, त्वरण है हमारा पाई स्क्वायर, वो स्क्वायर कर लेना, ठीक है, ये टाइप नहीं हो पाया था, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर बटे 4, और नीचे डिस्प्लेसमेंट है 4, इसका ले लेंगे वर्गमूल। तो पाई स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा। पाई स्क्वायर बटे 16 जब वर्गमूल लेंगे तो ओमेगा का मान मिलेगा पाई बटे 4। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, तो 16 का नीचे 4 और पाई स्क्वायर का वर्गमूल से बाहर आएगा तो 4, यानी कि हमें ओमेगा मिल गया। अब जैसे ही हमें ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई बटे ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो 2 पाई बटे आवर्तकाल ही तो निकालना है, ओमेगा है पाई बाई 4, पाई बटे 4 है तो वो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 4 का, पाई से पाई कट गया, 4 का 2 में गुणा होगा तो 8 सेकंड हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियसली कराया भी था उसमें आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा और मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको मैक्सिमम, याद देना, मैक्सिमम आपको त्वरण, महत्तम त्वरण दिया जाए और मैक्सिमम जो है वेग दिया जाए, महत्तम जो है मैक्सिमम वेलोसिटी दी जाए, तो आप एक चीज़ याद रखना, इससे बनने वाले न्यूमेरिकल को आप चुटकियों में कर पाओगे। आप हमेशा जो ओमेगा मिल जाएगा, इनका रेशियो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो होगा, वो ओमेगा मिलता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों ही अलग बातें हैं। मान लो आपको, तो क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ए ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम जो वेलोसिटी होता है वो होता है ए ओमेगा, तो इनका जब रेशियो मिलेगा तो ओमेगा मिलेगा। ये तो हुई मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी की बात, लेकिन इस सवाल में ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें ओमेगा क्या मिला, अंडर रूट, क्या मिला, अंडर रूट त्वरण बटे विस्थापन। तो ये 2 बातें हैं, दोनों से अलग तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और एसएचएम मैं तो आपसे कहता हूँ, एसएचएम थोड़ा आप देख लेना। एसएचएम से ये न्यूमेरिकल भी अभी रिसेंट जो नेवी में पूछा गया था पिछली बार, कि अगर जो है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड का आधा है, आयाम का आधा है, और टोटल एनर्जी सवाल में दे दी जाएगी ई है, पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट याद रखना 1/4 हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का आधा है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, और इसमें पार्टिसिपेट जरूर किया करो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपके लिए बिना किसी सेल्फिश मोटिव के काम कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, आपकी क्वेरीज हुआ करें उनको पूछा करो। मैं कोशिश करता हूँ रिजॉल्व करने की, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट सेक्शन देखता रहता हूँ। आप लोगों के अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स देख के बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। फिलहाल आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। मैंने बता दिया, पोटेंशियल तो 1/4 हो जाएगी अगर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का आधा है, लेकिन काइनेटिक क्या हो जाएगी ये आपको कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करना है पॉज करके, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दो। श्यान द्रव में सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने वाले पिंड का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा या जी के बराबर, जी से कम, जी से अधिक। देखो इसका आंसर है 0। सीमांत वेग की अगर डेफिनेशन आपको पता है तब उसमें पता है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसमें वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तब होता है जब चेंज होता है वेलोसिटी में। तो इसका आंसर है 0। एक सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन देख के मुझे याद आ गया, पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में महत्तम ऊंचाई पर त्वरण क्या होता है। सेम आंसर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो होता है वो जी के इक्वल होता है। क्या होता है, जी के इक्वल होता है। और कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि वहाँ पे त्वरण और वेग में कोण कितना होता है। तो आपको पता है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक तो वेलोसिटी का काम करना बंद कर देता है, मतलब केवल क्षैतिज घटक कार्य करता है, और क्षैतिज घटक कार्य करता है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो डिग्री एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अब बात करें अगर सीमांत वेग की, तो सीमांत वेग जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपसे कैसे भी क्वेश्चन कहा जाए कि रेडियस त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके सीमांत वेगों का अनुपात 1:4 हो जाएगा। अब सीमांत वेग हो गया। अब अगर श्यान द्रव है तो श्यान बल भी थोड़ा समझ लो। स्टोक्स ने एक परिभाषा दी थी, स्टोक्स ने कहा था जो श्यान बल होता है वो उसका फॉर्मूला दिया था 6 पाई ईटा आर वी।
तो यहाँ पे ये जो है ये है श्यानता गुणांक, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये होता है श्यान बल। तो अगर श्यान बल देखें तो वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो श्यान बलों का अनुपात भी 1:2 होगा। यहीं से हमें ईटा की हम डायमेंशन श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। फोर्स में हम क्या क्या रेडियस और वेलोसिटी की डायमेंशन से डिवाइड करेंगे तो हमें विस्कोसिटी कांस्टेंट जो कोफिशिएंट होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। आई थिंक वो ml-1t-1 होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए बर्नौली की प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है, तो बर्नौली की प्रमेय भी हमारी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपसे कहा जाए वायुयान जो होता है, वायुयान वो किसके नियम पे कार्य करता है, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसी चैप्टर से ये सारी चीजें हैं, देख लेना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ई है, वह ताप बताना है जिस पर वो है डबल हो जाएगी। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको समझने हैं, न्यूमेरिकल अगर बनते हैं। अगर VRMS की बात करी गई, वर्ग मात्र मूल वेग, तो वो टेम्परेचर के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर माध्य गतिज ऊर्जा की बात करी गई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा केवल ताप के। कहाँ वर्गमूल होता है, कहाँ वर्गमूल नहीं होता है, सबसे पहले तो ये क्लियर रखना। एंड मेक श्योर कि ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम जो टेम्परेचर है दैट शुड बी इन केल्विन। जब आप कैलकुलेट करें तो ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखें। ठीक है, भले ही आंसर जो है वो सेंटीग्रेड में है तो फिर आप केल्विन से सेंटीग्रेड पे पहुंच जाना, लेकिन इनकी कैलकुलेशन आप जब करो तो केल्विन में मान रखो। ठीक है, अब ये तो पता है कि ये VRMS नहीं है, मतलब वर्गमूल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने देखा, हम अगर रेशनलाइज करें तो ई बटे यहाँ पे डबल हो गई है, मतलब 2E। उधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब 40 में 273 जोड़ लो। 40 में जब 273 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3, ये 1, और हमारा ये हो जाएगा 313। तो 313, और ये हमें टेम्परेचर निकालना है। अब यहाँ से ये कट गया, यानी कि जो टेम्परेचर है वो हमारा x माना है वो कितना हो जाएगा, 313 का 2 गुना 626। 626 हमारा केल्विन आया। अब सारे आंसर सेंटीग्रेड में है, तो फिर इसमें से 273 घटा दो, तो 626 में से 273 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 353 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो हमारा जो आंसर है वो 353 है, लेकिन जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो अगर तुक्का भी लगाओगे आप तो क्या सोचोगे, 40 का मल्टीपल देखोगे, 80, 160। तो ऐसे नहीं करना है हमें। क्या है कि आप याद रखना कि आपने अगर 15 क्वेश्चन सही कर दिए, मान लो एयरफोर्स का पेपर आप दे रहे हो, 15 क्वेश्चन फिजिक्स में सही करे, 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो गलत करने से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपके, वो 15 में से भी मार्क्स कट जाएंगे, आप फेल हो जाओगे। अगर आपने सही क्वेश्चन 12, 13 प्लस कर लिए तो आप नेगेटिव जो है वो 3 से 4 आप ऐसे क्वेश्चन कर देना जिनमें आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। ये नहीं कि आप पूरे करके आ रहे हो, पूरे करके नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है जिन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या। मान लो बोल्ट्जमान नियतांक का मान पूछा गया है, अब एक ऑप्शन है 1.6, 1.5, मतलब ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं कुछ। ठीक है, तो आपको वहाँ पे गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सारे नियतांक के मान रट के गए थे, क्या रिगवर्ड होता है, क्या बोल्ट्जमान होता है, क्या प्लांक होता है, तब तो आप गैस वर्क करो, लेकिन आपने मान याद नहीं करे। तो कहने का मतलब है आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। प्रथम नियम क्या है कि अगर हम क्यू किसी निकाय को क्यू ऊष्मा देते हैं तो वर्क डन और आंतरिक ऊर्जा, तो यहाँ से हमें इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिला। दूसरे नियम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखना मेरी बातों को, कि स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदलना असंभव है, ये इम्पॉसिबल है पूरा वर्क डन में कन्वर्ट करना। ये कौन सा नियम बताता है, तो ये हमारा सेकंड नियम बताता है, द्वितीय नियम बताता है। ये है आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है, चालन में, संवहन में, विकिरण में, या सभी में इक्वल होती है? ये आप कमेंट सेक्शन में सभी बताओगे। और अगर कुछ भी आप मेरे वीडियो से सीखते हो तो बस आप लाइक कर दिया करो, हम आपको इसी तरह से आगे